4 गोरी भाभी की 1 काली ननद। क्यों कल्लो, ये गैस चूल्हा कितने दिन से साफ नहीं किया? हाँ, इस पर भी तेरे रंग जैसी कलोच लगी हुई है। जल्दी से इसे साफ करके मेरी तरह गोरा बना दे। क्या फर्क पड़ता है अगर इस पर मेरे जैसी काली कलोच लगी भी है तो? काम तो इस पर मैं ही करती हूँ ना। आपको तो रसोई से कोई लेना देना नहीं, तो फिर यहाँ आकर भाषण क्यों दे रही हैं? भले ही मैं यहाँ आकर काम ना करूं कल्लो, मगर ये मत भूल कि ये घर मेरा है और इसमें मौजूद सभी चीजें भी मेरी हैं। ज्यादा बोलेगी तो बाहर निकाल दूंगी। आप हमेशा ऐसा बोलती हैं, लेकिन करना आपके बस की बात नहीं है। सोचिए, अगर आपने अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया तो कितनी बदनामी होगी आपकी। इस कल्लो का तो दिमाग भी अब इसकी जुबान की तरफ चलने लगा। बेहतर है कि मैं इसके मुंह ही ना लगूं। ये सोचते हुए कंचन वहां से चुपचाप चली गई। कंचन और रूपाली को एक साथ देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो दोनों माँ बेटी थी। कंचन ने अपनी ही बेटी रूपाली को उसके रंग रूप की वजह से हमेशा उल्टी सीधी बातें सुनाई, जिसकी वजह से आज रूपाली भी बड़ी होकर अपनी माँ को जवाब देना सीख गई। उनकी रोज रोज के कलेश चारों बेटों और उनके पिता मृदुल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। कंचना, तुम सारा दिन अपनी ही बेटी से लड़ने झगड़ने में गुजार देती हो। तुमने अपनी ही बेटी के साथ बचपन से उसके रंग रूप को लेकर भेदभाव किया, जिसकी वजह से आज वो भी तुम्हें जवाब देने लगी है। क्या ये सब कुछ तुम्हें अच्छा लगता है? ये आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं? अपनी बेटी को सिखाइए ना। मुझसे, अपनी माँ से इतनी बदतमीजी से बात करती है वो। आप उसे तो कभी कुछ नहीं कहते। आखिर इसमें गलती किसकी है? अब इस सब की जड़ तो तुम ही हो ना। थोड़ा समझ से काम लो कंचन, जो तुम कर रही हो वो सब बिल्कुल ठीक नहीं है। मृदुल के 100 दफा समझाने की कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कंचन को उनकी बात समझ ही नहीं आती थी। इसलिए अब घर के सभी लोगों ने उनसे इच्छा बारे में कुछ कहना ही छोड़ दिया। समय गुजरा और अब उनके घरों में चारों बहुएं एक साथ आने वाली थी। सुन कल्लो, बहुओं के लिए शगुन लेकर जा रही हूँ। तू यहीं घर में ही रहना, कहीं तेरी काली शक्ल देखकर वो शादी करने से इनकार ना कर दें। अब होती कौन है मुझे रोकने वाली? अगर पिताजी या फिर भैया में से कोई मुझे जाने से रोकेगा तो मैं रुक जाऊंगी। आपकी तो मैं एक नहीं सुनने वाली। हे भगवान, तुम दोनों को ना तो समय दिखता है और ना ही मौका। कहीं भी अपनी ये रोज की कलेश की किताब खोलकर बैठ जाती हो। अरे कम से कम आज तो ऐसा मत करो। अगर कल्लो हमारे साथ नहीं जाएगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। माँ, भला हम अपनी बहन को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? जब उन लोगों को पता चलेगा कि घर की इकलौती बेटी को ही घर पर छोड़ दिया है तो उन्हें कैसा लगेगा? लेकिन अगर इसकी वजह से रिश्ता टूट गया तो? माँ, कोई रिश्ता नहीं टूटेगा, कोई भी कुछ नहीं कहेगा और ना ही सोचेगा। और वैसे भी हम अपनी बहन के बिना कहीं नहीं जाएंगे। अब कंचन के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने मुंह बनाकर सबकी बात मान ली और फिर रूपाली भी उनके साथ हो गई। कुछ दिन और बीते और अब 4 सुंदर गोरी चिट्टी लड़कियां कंचन के घर बहू बनकर आईं। इनका रंग रूप देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं लड़कियों को नहीं बल्कि अप्सराओं को अपनी बहू बनाकर लाई हूँ। कंचन ने अपनी चारों बहुओं का गृह प्रवेश किया और फिर उन्हें अंदर बुलाया। मेरी प्यारी बहू, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुँचा देती हूँ। कल्लो, मेरा मतलब रूपाली, अपनी भाभियों को जरा उनका कमरा दिखा दे। मुंह बनाकर रूपाली और भाभियों को उनके कमरे तक छोड़ आई। कितनी अच्छी है हमारी सास और ननद, हमारे साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रही है। चारों बहुओं को घर के असली माहौल के बारे में अभी पता नहीं था। उन्हें लगा कि उनकी सास और नंद बहुत अच्छे स्वभाव की है। अगले दिन बहुओं की पहली रसोई, सभी बहुएं जल्दी उठकर अच्छे से तैयार हो गईं। हाय, कितनी सुंदर है मेरी बहुएं, जैसे चांद के 4 टुकड़े होकर जमीन पर उतर आए हैं। अरे माँ जी, आप तो हमारी कुछ ज्यादा ही तारीफ करिए। वैसे मेरा तो मानना है कि तन से ज्यादा मन सुंदर होना चाहिए, और जब मन सुंदर होता है तो उसकी सुंदरता बाहर भी दिखती है। चारों सास बहुएं रसोई में खड़ी इसी तरह हंसते हुए बातें कर रही थी कि तभी वहां पर रूपाली आई। बस इसी की कमी रह गई थी। एक तरफ मेरी बहुओं का सुंदर मुखड़ा और दूसरी तरफ इस कल्लो की काली शक्ल। ना तो इसका मन अच्छा है और ना ही इसका थोबड़ा। रूपाली चुपचाप रसोई में आई और बिना किसी से कुछ बोले ही उसने गैस जलाकर नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर चारों बहुएं हैरान रह गईं। रूपाली, तुम खुद नाश्ता क्यों बना रही हो? हम किस लिए? लाओ, हम तुम्हारे लिए नाश्ता बना देते हैं। जब मैं अपना नाश्ता खुद ही बनाती हूँ तो आज मेरे लिए कोई और नाश्ता क्यों बनाएगा? हाँ, रूपाली का ऐसा जवाब सुनकर चारों बहुओं को एक जोर का झटका लगा। जैसा मैंने सोचा था, सुबह उठते ही इस कल्लो ने अपनी कालिक फैलानी शुरू कर दी। रूपाली,
अब तो घर में तुम्हारी भाभी आ गई है ना, तो इनकी बात मानो और यहाँ से जाओ। जो कल तक कल्लो थी वो आज रूपाली बन गई। वाह, आपके भी अलग ही नाटक है। रूपाली, ये तुम अपनी माँ से किस तरह बात कर रही हो? रूपाली, तुम्हें अपनी माँ से ऐसे कभी बात नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। इस पर कंचन को मौका मिला और उसने नाटक करना शुरू कर दिया। हाय मेरी फूटी किस्मत, मैंने ऐसे कौन से दुष्कर्म किए हैं जो आज मेरी औलाद ही मुझसे जुबान चला रही है। कंचन को ऐसे नाटक करते देख रूपाली मुंह बनाकर वहां से चली गई, जिस पर कंचन ने और जोर से रोना शुरू कर दिया। और इस तरह कंचन को रोते देख बहुओं को भी थोड़ा अजीब लगा। माँ जी, आप इतना क्यों रो रही हैं? इसमें इतनी रोने जैसी बात नहीं है। रूपाली ने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की है। इतना सुनते ही कंचन ने तुरंत आंसू पोंछे और बोली, मेरी प्यारी बहू, अगर कुछ बनाने का मन हो तो तुम बना सकती हो, और अगर नहीं तो मैं रूपाली से कहकर खाना बनवा दूंगी, तुम बस उसमें चम्मच चला देना। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप हमारी इकलौती ननद से पहली रसोई का खाना बनवाएंगी? अरे इस तरह तो मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हूँ। मुझे थोड़ा सोच समझ कर बोलना होगा, नहीं तो अपनी नई बहुओं के लिए मैं बुरी बन जाऊंगी। कंचन ने बात को संभालते हुए अपनी बहुओं से उनकी पहली रसोई का खाना बनवाया और फिर बहुओं ने सभी को खाना परोसा। अरे वाह, मेरी बहुओं के हाथों में तो बिल्कुल एक जैसा स्वाद है। सबने मिलकर इतना अच्छा खाना बनाया है कि किसी एक की तारीफ करना सरासर नाइंसाफी होगी। जहां सभी लोग तारीफ करते हुए खाना खा रहे थे, बहुएं भी इस बात से काफी खुश थीं। वहीं कंचन की नजर सिर्फ रूपाली पर थी। मेरी बहुओं ने इतना अच्छा खाना बनाया है अपने गोरे सुंदर हाथों से, और एक कल्लो कैसे अपने काले हाथों से इसे छू रही है। किस तरह शान से बैठकर हमारे साथ खाना खा रही है। कंचन चाहती थी कि वो किसी तरह रूपाली को वहां से भगा दे। मेरा मतलब रूपाली, पानी खत्म हो गया है, जाओ जाकर मग में पानी ले आओ। अरे माँ जी, मैं पानी ले आती हूँ। नहीं नहीं बहू, तुम यहाँ आराम से बैठकर खाना खाओ, आखिर तुमने इतनी मेहनत से खाना बनाया है। कंचन ने जबरदस्ती रूपाली को ही पानी लेने भेजा। चारों बेटे और मर्दोल इस बात को अच्छे से समझ रहे थे और इस बात से उनका मन निराश हो गया। सभी के खाना खाने के बाद कंचन ने रूपाली से ही सारे बर्तन रखवाए और ये सब चारों बहुओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। माँ जी तो सारा काम हमारी ननद से ही करवा रही, आखिर बात क्या है? सच कहूँ तो मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है। रूपाली ने एक दफा भी हमसे ठीक से बात नहीं की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रूपाली को हमसे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसे कोई बात सता रही है। चारों बहुएं आपस में बातें करने के बाद रसोई की सफाई करने गईं। जहां उन्होंने देखा कि रसोई बिल्कुल साफ पड़ी हुई थी, वहीं रूपाली उनकी पहली रसोई के बर्तन धो रही थी। रूपाली, ये क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हारा काम नहीं है। मेरा काम नहीं है? मैं 10 साल की थी तब से ये काम कर रही हूँ, और तुम 2 दिन यहाँ आकर मुझे बता रही हो कि ये मेरा काम नहीं है। चारों बहुओं को ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मेरा वो मतलब नहीं था रूपाली, मैं तो बस इतना बताना चाहती हूँ कि अब जब घर में तुम्हारी 4 भाभियां हैं तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं। मुझे जो करना होगा मैं करूंगी। चारों वहीं खड़ी रूपाली को बहुएं बेबस निगाहों से देख रही थी। इसी तरह दिन बीता और चारों बहुओं से ज्यादा फर्क के काम रूपाली ने किए। शाम को चारों बहुएं उस पर चर्चा करने के लिए कमरे में इकट्ठा हुई। हमारी इकलौती ननद हम चारों से ज्यादा काम कर रही है, और सबसे अजीब बात यह है कि माँ जी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कनिका भाभी, मुझे भी ये बात काफी अजीब लगी कि माँ जी ने रूपाली से एक भी काम करने को मना नहीं किया, बल्कि हमारे निजी काम भी उसी से करा दिए। सच कहूँ तो मुझे बहुत अजीब लगा जब रूपाली ने हमारे कमरे की सफाई की। आखिर बात क्या है, हमें पता लगाना ही होगा। चारों बैठी हुई बातें ही कर रही थी कि तभी उन्हें रूपाली के कमरे से कुछ आवाजें आने लगी। चारों बहुएं चुपचाप उसके कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि कंचन रूपाली को डांट रही थी। क्यों कल्लो, नई भाभियों के आते ही तो अपनी ड्यूटी भूल गई। मेरा कमरा साफ क्यों नहीं किया तूने? जा अब जल्दी से मेरा कमरा साफ करके अच्छे से मेरा बिस्तर लगा दे। अपनी सास का ये रूप देखकर बहुएं दंग रह गईं। माँ, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो अब सारा दिन मुझसे काम कराती रहोगी। अगर इतना ही शौक है सफाई का तो खुद क्यों नहीं अपना कमरा साफ करती हो आप? तो तू मेरा कमरा साफ नहीं करेगी? हाँ नहीं, मैं अब रात के 12 बजे कुछ भी सफाई नहीं करूंगी। अगर आपको अभी सफाई करनी है तो अपनी प्यारी बहुओं से करवा लीजिए।
मेरी बहुओं पर आ रही है बेशरम। ये देख कि तू कहाँ और वो कहाँ। मेरी बहू गोरी चिट्टी जैसी परियों की रानी और तू काली नौकरानी। मैं अपनी बहुओं से कोई काम नहीं करवाऊंगी, उनके सुंदर हाथों पर छाले पड़ जाएंगे। और वैसे भी अब तो मेरी बहुएं सो गई होंगी, घर के काम सिर्फ नौकरानी को ही करने शोभा देते हैं। चारों बहुएं बेबस होकर कमरे के बाहर खड़ी हुई थीं। कंचन का एक एक शब्द मानो उनके दिल में छुरा घोंप रहा था, लेकिन इस समय वो कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन उनके लिए ये सब बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल हो रहा था। बहुएं भारी दिल लेकर वापस अपने कमरों में चली गईं। ये सब तमाशा देखने के बाद चारों को काफी देर बाद नींद आई। इसी तरह कुछ दिन बाद, माँ जी, शादी के बाद हमने एक बार भी बाहर की झलक नहीं देखी है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम आज शॉपिंग पर चले जाएं। अरे सर भी बहू, इसमें पूछने जैसा क्या है। जाओ और खूब अच्छे से शॉपिंग करके आना, जिससे तुम्हारी सुंदरता 4 गुना बढ़ जाए। माँ जी को तो सिर्फ हमारी सुंदरता दिखाई देती है। माँ जी, हम चाहते हैं कि हम रूपाली को भी अपने साथ लेकर जाएं। इतना सुनते ही कंचन के कान खड़े हो गए। अरे तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो, जाकर खुद मजे से शॉपिंग करके आओ। कर लो, मेरा मतलब रूपाली को तो शॉपिंग करने का शौक भी नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं माँ जी, हमारी ननद बहुत ही सीधी साधी है, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। कभी कभी उन्हें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। अब कंचन को मानवी की बात माननी पड़ गई और उसने उन्हें रूपाली को साथ ले जाने की इजाजत दे दी। लेकिन रूपाली से पूछने पर उसने मना कर दिया। चलो ना रूपाली, हम वहाँ तुम्हें खूब घुमाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। मुझे पता है कि ये सब बस सिर्फ माँ के सामने अच्छा बनने के लिए कर रही हैं, लेकिन इन्हें क्या पता कि इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चारों भाभियों के लगातार कहने पर रूपाली से उन्हें और मना नहीं किया गया और वो उनके साथ जाने को तैयार हो गई। इसके बाद चारों बहुएं और नंद गाड़ी में बैठकर एक बड़े शोरूम में पहुंची। रूपाली अमीर घर की लड़की होने के बाद भी कभी ऐसी जगह पर नहीं आई थी, क्योंकि कंचन उसे कहीं भी अपने साथ नहीं लेकर जाती। जहां चारों भाभियां बड़े अच्छे से सज संवर कर वहां आई, वहीं रूपाली बिल्कुल सीधी सादी अपने वही सीधे सादे कपड़ों में थी। यहाँ तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। एक तो चारों भाभियां इतनी ज्यादा तैयार हैं, वहीं मैं अपने कपड़े भी बदल कर नहीं आई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे लाया गया है। रूपाली, हम पहले क्लोथिंग स्टोर पर चलते हैं। क्यों कनिका भाभी, क्या कहती हैं आप? हाँ सुरभि, हम पहले कपड़े ही देख लेते हैं। चारों भाभियां रूपाली को लेकर क्लोथिंग स्टोर पहुंची, जहां एक सुंदर सी लड़की ने उनका स्वागत किया। कनिका, सुष्मिता, सुरभि और मानवी ने पहले अपने कपड़ों के बजाय रूपाली के लिए कपड़े ढूंढने शुरू कर दिए। मानवी को रेड कलर की ड्रेस काफी पसंद आई और वो उसे लेकर रूपाली के पास गई। रूपाली, तुम ये ड्रेस ट्राई करके देखो, ये तुम पर बहुत सुंदर लगेगी। इतना कहकर मानवी ने रूपाली के शरीर पर ड्रेस लगाकर देखी। ये देख आसपास के लोग धीमे धीमे मजाक बनाकर हंसने लगे। देखो तो जरा, ये लेडी इस लड़की को कितना ब्राइट कलर दिखा रही है, जबकि उसका रंग कितना डार्क और डल है। हाँ, इतने काले रंग पर तो रेड कलर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। आसपास के लोगों की कही गई बातें रूपाली और मानवी के कानों तक जा रही थी। मुझे पता था, यही मकसद था आपका मुझे यहाँ लाने का। रूपाली के इतना जोर से बोलने पर सुष्मिता, सुरभि और कनिका भी जल्दी से वहां पहुंची। क्या हुआ रूपाली? मानवी भाभी, ये ड्रेस का डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं इसे रूपाली को दिखाने ले आई। लेकिन आपको तो पता है कि आजकल के लोग अपने आप से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं। मैं जानती हूँ कि आप जानबूझकर मेरे पास ये रेड ड्रेस लेकर आई ताकि मेरा मजाक बन सके, वरना आपको क्या दिखता नहीं कि मेरा रंग काला है और काले रंग के लोग ऐसे भड़कीले रंग नहीं पहनते। नहीं रूपाली, मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं। मेरे लिए ये रंग रूप बिल्कुल मायने नहीं रखते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस, वैसे ये ड्रेस सच में काफी अच्छी है, आप पर सूट करेगी क्योंकि आप गोरी चिट्टी है ना। इतना कहकर रूपाली गुस्से से वहां से चली गई और चारों बहुएं उसे रोकती रह गईं, लेकिन रूपाली किसी से नहीं रुकी। ये सब मेरी ही गलती है। बिल्कुल नहीं मानवी, ये सिर्फ उसके साथ हुए अत्याचार की गलती है, जिसकी वजह से आज वो ऐसी हो गई है। अब चारों भाभियों को रूपाली की काफी चिंता रहती। इतने दिनों में उन्होंने कभी रूपाली को हंसते हुए नहीं देखा था। वो उसे खुश करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती, लेकिन रूपाली पर इन सब का कोई असर नहीं था। एक रात चारों बहुएं एक साथ रूपाली के कमरे में आईं। क्या चाहिए आप सभी को? रूपाली, दरअसल हम सेल्फ केयर कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ मिलकर कर लें। नहीं, मुझे सबका शौक नहीं है, आप जाओ यहाँ से। प्लीज मानवी, ये सब तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है और तुम तो पूरा दिन घर में ही काम करती रहती हो। हम तुम्हें उन कामों के बदले एक छोटा सा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं।
अपनी भाभीियों को इतना प्यार से बोलता देख रूपाली का मन थोड़ा राजी हुआ, लेकिन तभी वहां पर कंचन आ गई। अरे मेरी बहू, तुम्हें इसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी ही सीधी सादी रहती है। और वैसे भी एक बार ये स्किन केयर और हेयर केयर करने से सुंदर थोड़ी ना हो जाएगी। कंचन सारे मूड का कचरा करके वहां से तेजी से निकल गई। अब रूपाली एक सेकंड के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अपनी चारों भाभीियों से जाने को कहा, जिस पर वो चारों निराश होकर वहां से चली गई। इसी तरह कुछ दिन और बीते और चारों बहुएं रोज रूपाली को खुश करने की कोशिश करती, लेकिन रूपाली को सिर्फ ये लगता था कि वो ये सब सिर्फ दिखावे के लिए करती हैं। फिर एक दिन, सुनिए जी, हम जल्दी से रूपाली के हाथ पीले करके उसे भी ससुराल भेज देते हैं। कैसी माँ हो तुम कंचन, अभी तो हमने अपने 4 बेटों की शादी एक साथ की और अब तुम चाहती हो कि घड़ी की चौथाई में तुम रूपाली को भी विदा कर दो। सुनिए, बेटों की शादी होने पर बहुएं आई हैं, लेकिन बेटी की शादी होना अलग बात है। इससे घर में बहू नहीं आएगी, बल्कि घर की बेटी ससुराल जाएगी। वाह कंचन वाह, तो तुम अपनी बेटी को विदा करने की नहीं बल्कि उसे घर से निकालने के लिए जल्दी में हो। आप चाहे कुछ भी समझे, मैं तो सिर्फ उसकी शादी करना चाहती हूँ। अब कंचन की जिद पर रूपाली की शादी का सिलसिला उठ गया था, लेकिन उसकी भाभियां इस सब से बिल्कुल भी राजी नहीं थी। रूपाली अभी सिर्फ 20 साल की लड़की थी, जिसकी अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, लेकिन उसकी माँ की नफरत की वजह से उसे इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा था। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। रूपाली अभी बहुत छोटी है सबके लिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे पति और ससुर जी अपना मुंह सिले क्यों रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि माँ जी के सामने किसी की नहीं चलती। बहुओं को भी कंचन के इशारों पर नाचना पड़ रहा था। अब तक रूपाली के 2 रिश्ते लगकर टूट चुके थे। आज के जमाने के किसी भी परिवार को इतनी सीधी सादी बहू नहीं चाहिए थी। रूपाली सभी रिश्ते वालों के सामने वही सीधे सादे कपड़ों में बिना तैयार हुए आती और उसके रंग की वजह से सभी रिश्ते वाले देखकर ही इनकार कर देते। अब तक रूपाली को 4 रिश्ते वाले इनकार कर चुके थे। माँ, देख लिया आपने, अभी हमारी रूपाली बहुत छोटी है, इसलिए कोई भी रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहा है। उसका रिश्ता नहीं लग रहा, इसकी वजह से उसकी उम्र नहीं बल्कि उसका रंग रूप है। माँ, आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी बहन के बारे में ये सब बकवास अब और नहीं सुनूंगा। हाँ माँ, आप अपनी ही सगी बेटी के साथ सौतेली माँ से भी बुरा व्यवहार करती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। पहली बार अपने पतियों को अपने माँ से हक की बात बोलते हुए देख बहुओं को काफी खुशी हुई। कंचन को पहली बार अपने बेटों का ऐसा रूप देखकर जोर का झटका लगा। वहीं रूपाली अब घर से एक चलती फिरती कठपुतली की तरह बन चुकी थी। उसने मुस्कुराना, बोलना, यहाँ तक कि अपनी माँ की कड़वी बातों का जवाब देना भी बंद कर दिया था। मुझे रूपाली की बहुत चिंता हो रही। वो ठीक से खाती पीती भी नहीं है और साथ ही ना किसी से बोलती है ना हंसती है। ऐसे तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। बचपन से लगातार अपनी ही माँ से ऐसा बर्ताव झेलना कोई आम बात है क्या? और अब तो उसके 4 रिश्ते लगकर भी टूट चुके हैं। भला ऐसे में उसके दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? मैं रूपाली को इस तरह नहीं देख सकती। वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है, उसके साथ ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस पर 5 बहुओं की आंखों में आंसू भर आए। हम चारों मिलकर वादा करते हैं कि हम अब और उसके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। चारों बहुओं ने मिलकर एक दूसरे से यह वादा किया कि वो अब रूपाली को और कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने देंगी। वहीं रूपाली कॉलेज से वापस लौट रही थी, तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन रूपाली को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सभी बारिश से बचते हुए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं रूपाली ठंडी बूंदों में पूरी तरह से भीगती हुई सड़क पर चल रही थी। अरे नहीं, कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है और ये तो रूपाली के कॉलेज से आने का समय है। भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि रूपाली बारिश में भीग जाए। वो पहले ही खाना ठीक से ना खाने की वजह से इतनी कमजोर हो चुकी है। भाभी, मुझे लगता है हमें जाकर देखना चाहिए। चारों बहुएं दोबारा सोचे बिना छाता लेकर रूपाली को ढूंढने निकल गई। बारिश और हवाएं तेज तूफान में बदल चुकी थी। चारों बहुएं छाता लेकर भी पूरी तरह से भीग गई, लेकिन अपनी परवाह करे बिना वो तेज बारिश और तूफान में रूपाली को ढूंढ रही थी। रूपाली, कहाँ हो तुम? चारों बहुओं ने देखा कि तेज तूफान में थोड़ी दूरी पर सड़क के किनारे एक लड़की घुटनों में मुंह दिए बैठी थी। बहुएं तेजी से दौड़कर वहां गई और उन्होंने देखा कि रूपाली ही थी। कनिका ने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू रूपाली के ऊपर डाला। रूपाली लगभग बेहोश हो चुकी थी। ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है रूपाली? भाभी, हमें इसे जल्दी से यहाँ से ले जाना होगा, नहीं तो इसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। चारों बहुओं के पास न तो वहां फोन था और न ही गाड़ी, लेकिन किस्मत से वहां से एक ऑटो वाला गुजरा। उन्होंने जल्दी से उस ऑटो वाले को रुकाया और फिर रूपाली को उसमें बिठाकर घर लेकर आई। रूपाली के रंग सफेद और होठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे और वो
अपने लड़खड़ाते कदमों से अपनी भाभीियों का सहारा लेकर घर आई। बहू तुम इतनी तेज बारिश में? रूपाली की ऐसी हालत देखकर कंचन के शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं पाए। चारों बहुएं कंचन पर ध्यान दिए बिना रूपाली को उसके कमरे में ले गईं। वहां उन्होंने उसके कपड़े बदले और उसे बेड पर लिटाकर एक मोटे नरम कंबल से ढका। मैं कुछ दवाइयां और खाने को लेकर आती हूँ। सुरभि और मानवी उसके दोनों हाथ मसल रही थी। वहीं कनिका उसके पैर, और ये सारा मंजर कंचन चुपचाप खड़ी देख रही थी। कुछ देर बाद सुष्मिता एक बाउल में गर्म सूप और कुछ दवाइयां लेकर आई। रूपाली जल्दी से ये सूप पी लो और फिर दवाई ले लेना। इसकी हालत बहुत खराब है, उसे अपना होश भी नहीं है, हमें खुद ही उसे सूप और दवाई खिलानी होगी। चारों बहुओं ने सहारा देते हुए रूपाली को उठाया और फिर सुष्मिता ने उसे अपने हाथों से सूप पिलाया। सूप पिलाने के बाद कनिका ने उसे दवाई दी, तब जाकर रूपाली की हालत थोड़ी बेहतर हुई। ये सब देखकर कंचन ने भी भारी कदमों से कमरे में आने की कोशिश की, लेकिन सुरभि ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। बस माँ जी, अब हम आपको रूपाली के आसपास भी नहीं आने देंगे। अगर उसकी आज ये हालत हुई है तो इसकी वजह सिर्फ आप हैं। पर मैं तो उसकी माँ हूँ। आप उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी जान की दुश्मन है। अब जाइए यहाँ से। इतना कहकर सुरभि ने दरवाजा बंद कर दिया और कंचन बाहर बेबस खड़ी रह गई। कुछ देर लगातार बहुओं के लगातार कोशिश करने के बाद रूपाली पूरी तरह होश में आ गई। शुक्र है भगवान का तुम्हें कुछ हुआ नहीं। हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे रूपाली। रूपाली ने देखा कि उसकी भाभीियों के कपड़े अभी भी गीले थे। वो अपनी चिंता किए बिना उसको तूफान में भी बाहर से लेकर आई और घर आकर उसकी सेवा की। ये देख पहली बार रूपाली की आंखों में आंसू आ गए। ये देख कनिका ने उसे तुरंत गले से लगा लिया। जी भर के रो लो रूपाली, हम तुम्हें चुप नहीं कराएंगे। जो भी तुम्हारे अंदर दबा हुआ है सब निकाल दो। चारों भाभीियों को पता था कि रूपाली अपने दिल में कितना बोझ लेकर जी रही थी, इसलिए उन्होंने उसे रोने से नहीं रोका बल्कि उसे जोर जोर से रोने दिया। उसकी कमर और बालों को सहलाया। रूपाली का इस तरह जोर जोर से रोना जारी था क्योंकि ये सब वो रोक रही थी जिससे उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी। उस दिन के बाद कुछ दिन और गुजरे और अब रूपाली अपनी चारों भाभीियों से ठीक से बोलने चालने लगी। वहीं कंचन घर में सारा दिन शर्मिंदा रहती। उसने रूपाली को ताने देना भी बंद कर दिया था। चलो रूपाली, आज हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को बनाते हैं। बोलो तुम क्या खाओगी? भाभी चलिए एक साथ मिलकर कुछ बनाते हैं। इस पर चारों भाभियां खुशी खुशी राजी हो गईं। चारों भाभी और नंद ने मिलकर खूब सारी खाने की चीजें बनाई और एंजॉय किया। इसी तरह अब रूपाली और उसकी चारों भाभी मिलकर खूब खिचड़ी पकाया करती। उसकी भाभियों ने उसे हंसना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, लेकिन अभी भी उसके जीवन में किसी चीज की कमी थी और वो था माँ का प्यार, जो उसे आज तक नहीं मिल पाया। हालांकि कंचन अब उसे सुनाना बंद कर दिया था, लेकिन उससे ऐसा लगता जैसे वो कंचन के लिए मर चुकी थी। भाभी रूपाली चलो सब मिलकर ये नया फेस पैक लगाते हैं। मैंने इसे आज ही मंगवाया है। सुरभि को सेल्फ केयर करना काफी पसंद था। वो कभी रूपाली के बालों पर तो कभी चेहरे पर, बॉडी पर नए नए प्रोडक्ट इस्तेमाल करती। लगातार ख्याल रखने से रूपाली का रंग अब काफी निखर चुका था और उसके बाल भी बहुत लंबे, घने और सुंदर हो गए, जिसे देख अब कंचन को उस पर यकीन नहीं होता था। भाभी आपने तो मेरी पूरी काया ही पलट दी, लेकिन ये तो सिर्फ प्रोडक्ट्स का कमाल है, वरना मैं कभी इतनी अच्छी नहीं दिख सकती हूँ। फिर तो ये बात हमारे लिए भी बोली जा सकती है क्योंकि हम भी तो ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। सुनो रूपाली, जैसी पहले तुम दिखती थी वो सिर्फ एक ऊपरी छिलका था जो हमने उतार कर फेंक दिया, और अब जैसी तुम दिखती हो ये तुम्हारा असली रूप है। लेकिन कैसे? जैसे पौधे को अगर धूप और पानी ना मिले तो वो बेदम बेजान हो जाता है, लेकिन जब हम उसका ख्याल रखते हैं तो उसकी खूबसूरती उभर कर आती है। इसी तरह हमने तुम्हारा भी ख्याल रखा और देखो तुम्हारा असली रूप तुमने तो हमें फेल ही कर दिया। बहुओं की सारी बातें कंचन सुन रही थी। उसे अब अपनी गलती का बहुत पछतावा था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बेटी से अपना सामना कर सके। पलक झपकते समय बीता और अब रूपाली की शादी का दिन था। चारों भाभियों ने रूपाली को अपने हाथों से दुल्हन बनाया। वहीं कंचन बेबस होकर एक कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन जब रूपाली सुहागन बनकर अपने घर से विदा ले रही थी तब कंचन भागती हुई उससे आकर लिपट गई और फूट फूट कर रोते हुए माफी मांगने लगी। ये नजारा सभी के लिए बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला था, लेकिन अब सबको इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है।